हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, इसके पहले जो है फ्रेंड्स मैंने आप सभी को क्या बताया था, प्राचीन भारत के बारे में बताया। प्राचीन भारत का इतिहास मैंने बता दिया है। आई होप आप सभी को पहले क्लास अच्छी लगी होगी। उसको फ्रेंड्स मैंने एक एक टॉपिक करके आपको बताया है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है हमने आपको पूरा जितना प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और XYZ जितने भी था मतलब प्राचीन भारत में मैंने जो अभी आपको पढ़ाया है, सभी को मैंने एक महामैराथन क्लास करके भी मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप उसको भी जा करके देख लीजिएगा। आज की जो क्लास है फ्रेंड्स मैं उसमें आपको बताऊंगी मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो आज की हमारी यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है। अगर आपको पीछे कोई भी डाउट है, जो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, जो भी कुछ आपको पूछना हो, नहीं तो फिर मैं लाइव आती हूँ फ्रेंड्स। लाइव टाइम में आप जब मैं लाइव पढ़ाती हूँ तो उस टाइम भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जो भी कुछ आपको कमेंट करना है, पूछना है। तो देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ। तो देखिए जो भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है, इसके बाद जो अरबों थे, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। नेक्स्ट कह रहा है अरब जो है वो आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर भारत पर क्या था, अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लुटाना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट कह रहा है महमूद गजनवी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मैंने बता दिया भारत पर अरबों का आक्रमण उन्होंने किस प्रकार से किया। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या हुआ था, भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया था। उसके बाद अरबों ने क्या किया था, सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पा ली थी। फिर अरबों ने क्या किया था, अरब आक्रमण के समय सिंध पर ताहिर का शासन था और भारत पर क्या था, अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन दौलत लुटाना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ आगे बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी फ्रेंड्स क्या है, 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में क्या हुआ था, बिरितगीन ने शासक किया और इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो है पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। उसके बाद जो अल्पतगीन का गुलाम था तथा दामाद कौन था उसका, सुबुतगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। और महमूद गजनी जो है सुबुतगिन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी क्या था, खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी जो है फ्रेंड 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसमें फ्रेंड्स महमूद गजनवी के बारे में बात हो रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को मैंने आपको क्या बताया था, उसके नेतृत्व में क्या होता, अरबों पर पहला आक्रमण किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बगदादा का खलीफा उल आदिर बिल्लाला ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करने हेतु उसे क्या किया था, यामीन उल दौला या फिर यामीन उल मिल्लाला की उपाधि दे दी थी। इसके बाद कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। महमूद जो है फ्रेंड्स, महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था और क्यों आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था उसका भारत पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति करना। नेक्स्ट कह रहे हैं महमूद गजनवी ने मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ठीक है, वो क्या था, मूर्ति भी चुराया था और उसका आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर में कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया था। फिर क्या होता है, महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोटा के विरुद्ध हमले के मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनवी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिनी की काष्ठ निर्मित अकादमिक जो प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, महमूद गजनवी ने क्या किया था,
महमूद गजनवी जो है फ्रेंड्स थानेश्वर में चक्र स्वामिनी की जो काष्ठ निर्मित अकादमी प्रतिभा को गजनी ने रंगभूमि में रखवाया था। ठीक है, रंगभूमि में रखवाने के बाद क्या किया है, महमूद गजनवी ने सबसे चर्चित आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, जो सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में करीब उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के लिए अल्लिनवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। अब देखिए यहाँ पे जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था, तो 1027 ईस्वी में। ठीक है, 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवरदाराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फरूखी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहता था, अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी और फरूखी। और देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण होता, पहला आक्रमण हुआ था तो महमूद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था पहला आक्रमण। और फिर फ्रेंड्स क्या हुआ है, महमूद गजनवी के शासनकाल में जो है यहाँ पर आक्रमण किया गया था भारत पर। और सबसे जो फ्रेंड्स इसका जो है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन जो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। और इसका जो आक्रमण करने का जो वास्तविक उद्देश्य था वो क्या था, धन की प्राप्ति करना। और इसने मूर्ति भी चुराई और आक्रमण भी किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको महमूद गजनवी का चरित्र का वर्णन मिलता है। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो है गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो है वो 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यह जो है यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। नेक्स्ट कह रहा है मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध कौन कौन सा है। तो देखिए मोहम्मद गौरी जो है फ्रेंड्स, इसने जो है 1173 सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिया गया युद्ध और किस किस वर्ष लड़ाई किया गया और किसके साथ लड़ाई हुआ और परिणाम क्या हुआ। तो देखिए मोहम्मद गौरी द्वारा जो लड़ा गया पहला युद्ध था तो तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें क्या होता, गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजय हुआ था, वो जीत गया था। नेक्स्ट युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ, एक साल बाद। उसमें क्या हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये भी युद्ध हुआ था। इसमें क्या होता, गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जो था हार गया था। नेक्स्ट हुआ आपका तीसरा जो युद्ध होता है चंदावर का युद्ध होता है। इसमें 1194 ईस्वी में यह युद्ध होता है, जिसमें गौरी एवं जयचंद के बीच होता है। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है ये विजय होता है, जयचंद जो होता है वो हार जाता है। फिर देखिए जो है मोहम्मद गौरी जो है भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या जो है फ्रेंड्स 15 मार्च 2006 ईस्वी को कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आप सभी का यहाँ पे कंप्लीट होता है मोहम्मद गौरी का जीवन वर्णन। ठीक है, इन्होंने अपने शासनकाल में 3 युद्ध लड़े थे और फिर उसके बाद क्या होता है, जितने भी विजित प्रदेश थे सभी को, जो वहाँ के गुलाम सेनापति थे उनको उसका कार्यभार सौंपते हुए ये मोहम्मद गौरी कहाँ लौट गए थे, गजनी लौट गए थे। और इनकी जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु है वो कब हुई थी, 15 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है, इनकी हत्या हो गई थी। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मोहम्मद गौरी के बारे में समझ में आया, भारत पर अरबों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे सल्तनत काल के बारे में। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया सल्तनत काल के बारे में। तो सल्तनत काल में फ्रेंड्स हम पहले जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है,
ऐसे करके एक एक चीज़ के बारे में हम जानते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सल्तनत काल के बारे में दिया गया है। तो सल्तनत काल में सबसे पहले हम जानेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1206 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जब मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई उसके बाद क्या हुआ, गुलाम वंश की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह कौन था, गौरी का गुलाम था, ठीक है। किसका गुलाम था फ्रेंड्स, गौरी का गुलाम था। जैसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि मोहम्मद गोरी जो है भारत पे विजय जितने भी उसके विजित देश थे, जितने भी देशों पे उसने विजय प्राप्त किया था, उस देश का जो है शासन का भार जो है अपने गुलाम सेनापतियों पर छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो उसका गुलाम सेनापति होता है वो क्या करता है, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश की स्थापना किया था और वह कौन था, गौरी का गुलाम था। अब देखिए मोहम्मद गौरी, ठीक है, गौरी मत समझ लीजिएगा आप लोग, गौरी मतलब लड़की हुई होती है। तो नेक्स्ट कह रहा है गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, इस तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है, ठीक है। गुलाम किसको कहा था, गुलामों को जो है फ्रेंड फारसी में बदंगा कहा जाता है। इसे क्या कहता है, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। नेक्स्ट कह रहा है कुतुबुद्दीन की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट कह रहा है इल्तुतमिश द्वारा किए गए निर्माण के कार्य। तो कौन कौन से कार्य थे जो इल्तुतमिश ने किए थे। पहला है कुतुबुद्दीन मीनार के निर्माण को पूर्व कराया। नेक्स्ट करा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जो चांदी का टका एवं तांबा का चीतल सिक्का था। इसके बाद एकता प्रणाली चलाई। फिर 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट कह रहा है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। फिर उसके बाद कह रहा है कि दिल्ली का जो है कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्सा लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। लाख बक्सा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, लाखों का दान देने वाला बक्सा कहा जाता है इनको, ठीक है। इसके बाद हम आगे जानते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरिया तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, ठीक है। किसका गुलाम और दामाद था, तो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की जो मृत्यु के समय वहाँ बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश जो है फ्रेंड्स लाहौर से राजधानी की स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। इसने अपने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहाली ए कुहान के निकट करवाया था। किसके निकट करवाया था, देहाली ए कुहान के निकट करवाया था। इल्तुतमिश जो है वो पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदादा के खिलाफ से हुई सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही जो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, तो अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की भी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद आते हैं चंगेज़ खान से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी क्योंकि जो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, वह एक अयोग्य शासक था। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मंगोल के बारे में दिया गया, इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए मंगोल कौन था, मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे, ठीक है। कौन थे मंगोल, चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभा जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़े और अन्य पशुओं का पालन करना था। तो अब हम लोग जान गए मंगोल के बारे में, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश के बाद उसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और वह बाद में क्या हुआ, अयोग्य शासक था, ठीक है। इसके अल्पकालीन शासन पर क्या हुआ, उसकी जो माँ थी शाह तुकरान छाई रही जो है वो शाह तुकरान के अवंशी प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया, ठीक है। तो इस पर जो रजिया बेगम प्रथम मुसलमान महिला थी जिसने शासन का बागडोर संभाली। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने बीपीएससी का सिलेबस या फिर बीपीएससी के लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी का सिलेबस देखे होंगे या फिर आप एनसीईआरटी को उठाएंगे तो आपको ये सब जो है पॉइंट देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। तो जितना मैं बता रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलिए। तो देखिए जो रजिया बेगम थी यह प्रथम मुसलमान महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा काबा एवं काबुल टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी, ठीक है।
खुले मुंह से क्या करी, जाने लगी। नेक्स्ट कह रहा है कि रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर एक आखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, रजिया जो शासन संभाल रही थी, जो प्रथम महिला मुसलमान महिला जो थी शासिका बनी थी, इन्होंने क्या किया था, ये जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। ठीक है, घोड़े के सरदार के रूप में इन्होंने नियुक्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जो गैर तुर्कों को सामंत बनाने के लिए रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहमार शाह को बैठा दिया गया था। फिर रजिया की जो शादी है वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी, अल्तुनिया के साथ हुई थी। और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहराम शाह जो हैं उनकी भी हत्या हो जाती है। इनको क्या कर रहे थे, इनको बंदी बना करके उनकी हत्या की जाती है। तो बहराम शाह जो है फ्रेंड्स, बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान जो है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। इसके बाद बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा क्या किया, 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा करके नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो नसरुद्दीन महमूद है ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। क्या करके फ्रेंड्स, टोपी को सी करके क्या करता था, अपना जीवन का निर्वाह करता था। फिर इसके बाद जो बलबन है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया। बलवान का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश गुलाम था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलवान ने किया था। बलवान कौन था फ्रेंड्स, 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवान के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और यह कौन था, यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। इसके बाद कहता है, जो राज दरबार में सिजदा एवं पेशोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्साह को प्रारंभ कराया था। अपने विरोधियों के प्रति बलवान ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन की उल्गू खां की उपाधि भी उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स, शमुद्दीन कुशैरा था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका खिलजी वंश। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में बताया था। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, खिलजी वंश के बारे में। तो देखिए, खिलजी वंश का जो शासक है फ्रेंड्स 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 को ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको अपनी राजधानी बनाया था फ्रेंड्स, किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं। खिलजी वंश तो स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, खिलजी वंश में यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि इसने क्या, किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामणिपुर इलाहाबाद में कर दी थी। फिर क्या होता है, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, अली तथा गुरसप्पा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन था। उसका जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे और इन्हें ही क्या कहा गया, तुतिया हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि तुतिया हिंद किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स भारत का तोता के नाम से जाना जाता है किसे, तो बलबन को, बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सितारा एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि सितारे एवं
तबले का जो है आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत कब की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। किस चीज़ की फ्रेंड्स? घोड़े को दागने की और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने खम्स लूट का धन, खम्स यानी कि जिसको लूट का धन खम्स कहा जाता था, इसको सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया था। और इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने क्या किया था? इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसने मतलब ऐसा जो है शासन स्टार्ट किया था जिसमें अगर व्यापारी कोई भी माप तोल में गलती करते हैं या फिर उसमें चोरी करते हैं माप तोल में, तो क्या होगा? उनके शरीर का मांस काट करके उसको पूरा किया जाएगा। तो इससे अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी दृढ़ता से लागू किया था। और दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जैमत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजारा खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो देखिए आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किस किस चीज़ों का निर्माण करवाया था। तो जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजारा खंबा महल, ये सभी किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स दिया गया है देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। ठीक है, देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारियों वस्तुओं की परमिट जारी करता था। साहना-ए-मंडी, यहाँ खादानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात कर रहा है साहना-ए-मंडी, यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता था? खादानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। और सराय-ए-अदल में क्या होता था? यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुओं बिकने के लिए आती थी। अब नेक्स्ट कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जो है वो जियाउद्दीन बर्नी की कृति तरीके फिरोज शाही से मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है खजानुद्दीन फतूही, अमीर खुसरो, रियाल इब्न बतूता एवं फितूह हसन लताही इमाशी की कृति है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको ये सब पता चल गया। देखिए इसमें कह रहा है कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार हैं। तो पहले कौन सी उन्होंने पहले क्या किया था? दीवान रियासत। इसमें क्या होता है दीवान रियासत में? इसमें यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सेकंड कह रहा है साहना-ए-मंडी। साहना-ए-मंडी में क्या होता था? उसमें फ्रेंड्स वो जो है प्रत्येक बाजार में बाजार का अधिक छत है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बारीद बाजार। बारीद बाजार यानी कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मोनिया व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप सभी को। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। पहला चराई कर, दूसरा क्या था? गड़ी कर। चराई कर में क्या होता था? दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और जो गड़ी कर है फ्रेंड्स ये घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगलोल के 6 आक्रमण हुए। किसके फ्रेंड्स? मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण जो हुआ था ये कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारकी के नेतृत्व में हुआ था, पांचवा आक्रमण जो है 1305 ईस्वी में अली बेग और तारकाता के नेतृत्व में, एवं छठा आक्रमण जो है 1306 ईस्वी में कबब एवं
इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है फ्रेंड्स वो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, इसको क्या थी, नग्न स्त्री और पुरुष की जो है संगत इसको क्या थी, पसंद थी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। ठीक है, जो मुबारक खिलजी था वो क्या करता था, कभी कभी ये स्त्रियों के जो है वस्त्र पहनकर सभा में आ जाता था राज दरबार में। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब फ्रेंड्स दिया गया है बरनी के अनुसार मुबारक जो है कभी कभी नग्न होकर दरबारियों को बीच दौड़ा करता था और मुबारक खां जो है फ्रेंड्स ये खलीफा की उपाधि धारण की थी इसने। और मुबारक के वजीर जो हैं खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो मुबारक के फ्रेंड्स कौन है, वजीर खुसरो खां ने क्या किया था, 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी और स्वयं क्या हुआ, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। इसके बाद खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण की थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो फ्रेंड्स है 1320 से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश चलता है। इसमें क्या होता है देखिए, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक काजी जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब यहाँ पे कह रहा है जो गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नेक्स्ट कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? पहली योजना था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि यानी कि 1326 से 27 ईस्वी में। सेकंड इसकी योजना थी राजधानी परिवर्तन यानी कि 1326 से 27 ईस्वी तक चला। इसके बाद इन्होंने कौन सी योजना चलाई थी? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये आपकी जो मुद्रा चलाई गई थी 1329 से 1330 ईस्वी में। इसके बाद चौथी और लास्ट योजना उन्होंने चलाई थी कि खुसारन एवं कराचिल का अभियान। ठीक है, खुसारन और कराचिल का अभियान चलाए थे उन्होंने। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है फ्रेंड्स 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। ठीक है, गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के लिए स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की भी स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे फ्रेंड्स इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली के देवगिरी स्थानांतरित की और इसे दौलता खां बाद रखा। ठीक है, दौलता खां बाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा यानी कि फरिश्ता के अनुसार, तांबा यानी कि बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य क्या था, चांदी के रुपया टकों के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमसन ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस आए मनियर्स की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी फ्रेंड्स? इन्होंने इसको मिस ए अनिवर्स की। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इनको संज्ञा दी थी। ओके, प्रिंस ऑफ मनियर्स की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आगे हम आपको बताते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है अफ्रीका मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था और इसने सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा और इब्न बतूता की पुस्तक जो है रेहाल में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसमें क्या होता है, इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभा सुधाकर नामक
जैसे साधु के साथ विचार विमर्श भी किया। नेक्स्ट कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक आई हो फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से कुछ भी डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य यानी कि विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्रता बहमानी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर क्या हुआ? इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे क्या हुआ? लोगों से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक जो है शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सुल्तान का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में किया गया। नेक्स्ट कह रहा है महमूद बिन तुगलक ने बदायूं में मीर मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। नेक्स्ट कह रहा है फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट कह रहा है खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, खलीफा द्वारा इसे कासिम को अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी उपाधि दी गई थी? मोमिन की उपाधि दी गई थी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर यानी कि खराज यानी क्या कहते थे लोग, लगाम कहा जाता था, लगान, खुम्स यानी कि युद्ध में लूटा गया माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। किसने फ्रेंड्स आदेश दिया था? फिरोज ने। ठीक है, इसके बाद फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था कौन फ्रेंड्स? फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट कह रहा फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। नेक्स्ट कह रहा है फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की और इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। इसके शासनकाल में खिजाबाज्र, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। सुल्तान जो है फ्रेंड्स, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी, जिसमें कौन कौन रह सकता था? अनाथ महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, विधवाएं, लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट कह रहा है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या जो है करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। नेक्स्ट कह रहा है कि दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए दीवान यानी कि दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। इसने सैन्य पदों की वंशानुगत बना दिया था। इसने अपनी आत्मकथा जो फ्रेंड्स है फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। फतूहात ए फिरोज शाही की क्या कहते हैं रचना की थी। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आगे कह रहा है इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिससे अद्दा एवं विखा कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है फ्रेंड्स सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई थी।
फिरोज शाह में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन जो है फ्रेंड्स दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जियाउद्दीन बर्नी था इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा और दलालो फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तैमूर ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट कह रहा है नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुस्कुर्रा पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सवरकर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? मलिक सवरकर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फ्रेंड्स सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश में आज की क्लास में कराऊंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जब आपका स्टार्ट होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में, तो उसको मैं कल की क्लास में कराऊंगी। लेकिन आज की क्लास में आपका जो है सैयद वंश जो है कंप्लीट करा दे रही हूँ। ओके, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक मिनट, आपको इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको बीपीएससी का पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछ जाते हैं। देखिए, मैंने बीपीएससी का जो है फ्रेंड्स सिलेबस देखा है। सिलेबस जो है उसका नॉर्मली है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं पीआरटी का बता रही हूँ। पीआरटी का फ्रेंड्स देखिए, जो आपको लैंग्वेज वाला मिलता है, लैंग्वेज में आपको 30 नंबर का रहता है, उसमें आपको 9 नंबर लाना कंपलसरी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो मेरिट बनता है वो आपका बनता है 120 नंबर में से। ठीक है, उस 120 नंबर में फ्रेंड्स आपका जो है और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत से और विश्व इतिहास से आता है क्वेश्चन आंसर। तो ये सभी जो है फ्रेंड्स मैं एक एक करके आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद फ्रेंड्स भूगोल से भी क्वेश्चन आंसर आपके आते हैं, 10 से 12 मार्क्स से। भारत का भूगोल से आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था से आता है, भारत के संविधान से आता है, और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी चीज़ों से आपका क्वेश्चन आंसर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपका जितना जल्दी हो सकेगा पहले आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर भी शुरू कराऊंगी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं सैयद वंश के। सैयद वंश जो है फ्रेंड्स ये जो है 1414 से 1451 तक रहा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रिश्त खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा था। खिज्र खां जो है फ्रेंड्स तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां जो है फ्रेंड्स नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु जो है वो 20 मई 1421 में हो गई थी। ठीक है, खिज्र खां जो फ्रेंड्स है इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई थी। और ये कौन था फ्रेंड्स? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां के पुत्र कौन थे? मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। यहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, और इसकी पुस्तक कौन सी? तारीख ए मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट कह रहे हैं यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही करवाई थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। ठीक है, कितने वर्षों तक रहा था? 37 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट कह रहा है अब बात यहाँ पे स्टार्ट होती है फ्रेंड्स किसके बारे में? लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश के बारे में देखिए कह रहा है यहाँ पे कि लोधी वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? बहलोल लोधी था। और वह क्या है 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो है फ्रेंड्स बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन भी करवाया था, और वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर
स्वयं भी खड़ा रहता था। ठीक है, वह क्या करता था, अगर उसके सरदार खड़े हैं तो क्या करता था, वह स्वयं भी खड़ा हो जाता था। बहलोल लोदी का पुत्र कौन था? निजामा खां था, जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शाह की स्थापना की थी और भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे। इसके पहले मैंने आपको सैयद वंश बताया, उसमें जो है सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खीज खां थे। और इसके भी पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था एक और तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने गयासुद्दीन तुगलक को बताया था। ठीक है, तो ऐसे ही सभी के संस्थापक के बारे में आपको बता रही हूँ। और गुलाब वंश के जो शासक को क्या कहा जाता था, समाप्त कर किसने किया था? 13 जून 1290 को समाप्त करके जलालुद्दीन खिलजी जो है, फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको एक एक करके सभी का जो है स्थापना बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम बात करते हैं। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान क्या हुआ? सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट कह रहा सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने क्या किया? नगर कोटा के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। और इसने क्या किया था? मुसलमानों को ताजिया निकलवाने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था। अब कह रहा है गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु जो है वो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ गया था। अब 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा भी गया था। पानीपत का जो फ्रेंड्स प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर जो है हार गया था और इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था और क्या हुआ था? उसकी मृत्यु भी हो गई थी। अब यहाँ कह रहा बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण पंजाब के शासन दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने किया था। नेक्स्ट कह रहा मोट की मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोदी ने वजीर द्वारा करवाया गया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया। यहाँ पे देखिए पहला युद्ध यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया सल्तनत कालीन शासन की व्यवस्था। किस प्रकार से सल्तनत कालीन में शासन की व्यवस्था चल रही थी, अब इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? उसको सुल्तान कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि बलवान एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व क्या था? चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि लोदी वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट कह रहा है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवंत कहा गया था। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवंत जो है खलवंत की बैठक थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीर, मलिक एवं और अन्य रईसों को बुलाता था। ठीक है, अन्य रईसों को क्या करता था? बुलाता था। नेक्स्ट कह रहा है बार ए आजम। बार ए आजम यानी कि फ्रेंड सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग क्या था? पूरा करता था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर फ्रेंड्स जो प्रधानमंत्री यानी कि राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। नेक्स्ट कह रहा है मुसाफिर ए मुमालिक यानी कि महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्रांत आया एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। नेक्स्ट कह रहा है मजमूद आदर यानी कि उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। नेक्स्ट कह रहा है खाजिन यानी कि कोषाध्यक्ष। इसके बाद कह रहा है आजिर ए मुमालिक यानी कि दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। अब कह रहा है सर्द उस सुदूर यानी कि धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। इस प्रकार से सभी फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है। दीवान ए खैरात मतलब दान विभाग हो गया। दीवान ए बंदगान मतलब हो गया दास विभाग हो गया। दीवान ए इतिहासक यानी कि पेशन विभाग। ठीक है,
वकील दर आपका हो गया सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। वरीद ए मुमालिक यानी कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया विभाग और बनने वाले सुल्तान। दीवान ए मुस्तखराज जो है ये वित्त विभाग के लिए थे। कौन बनने वाला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान ए कोही यानी कि कृषि विभाग के जो सुल्तान थे कौन थे? वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। अब यहाँ पे दिया गया दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग के बनने वाले सुल्तान कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स बलबन। इसके बाद कह रहा दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। दीवान ए खैरात भी फिरोज शाह तुगलक थे। दीवान ए इस्तिहास ये भी कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। तीदान विभाग, दास विभाग और पेंशन विभाग तीनों के जो सुल्तान थे कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत जो है अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसके इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन जो है ये नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। नेक्स्ट कह रहा है इक्ताओं को सीको जिलों में विभाजित किया गया था जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्या था? एक सैनिक अधिकारी था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे राजस्व कर व्यवस्था। राजस्व कर व्यवस्था मतलब उस्र जो था वो किसको कहा जाता था? जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था उसको उस्र कहा जाता था। खराज किसको कहा जाता था? जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात किसको कहा जाता था? जो मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा रहता था। जजिया कर गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर के लिए क्या जजिया कर लगाया गया। नेक्स्ट कह रहा है खम्स। खम्स क्या होता है फ्रेंड्स? यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गाड़े हुए खजानों से प्राप्त संबंधित संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग जो है वह भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गाड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड जो सीको था, सीको को पारगनों में विभाजित किया गया था और अमील परगनों का जो मुख्य अधिकारी था और मुसाफिर लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। ठीक है, इसके बाद कहता है फ्रेंड्स एक शहर, यहाँ पे देखिए इसके बाद कहता है एक शहर या सॉरी फ्रेंड्स हाँ यहाँ पे कह रहा है एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख कौन करता था? अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट कह रहा है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल का नाम दिया गया था। इसके बाद कह रहा है मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशामलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा आराध्य कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी में एकता प्रथा को समाप्त किया गया। एकता प्रथा का दोबारा शुरुआत जो है फिरोज तुगलक ने किया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े यानी कि तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी में एकता प्रथा समाप्त किया गया। फिर कह रहा है एकता प्रथा का दोबारा शुरुआत जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है सल्तनत कालीन कानून जो थी शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। नेक्स्ट कह रहा है सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगन निर्धारित करने की जो मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है भूमि की नाप जो करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण जो है वो मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट कह रहा है पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रखने वाली भूमि खलासा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खलासा भूमि में परिवर्तन कर दिया था। देवला जो है फ्रेंड्स सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स प्रसिद्ध के कारण और स्थान, सरस्वती स्थान जो है वो किसके कारण प्रसिद्ध थी? तो वो अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध थी सरस्वती स्थान।
अन्नीवाड़ा जो है फ्रेंड्स ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगांव जो है फ्रेंड्स यह स्थान जो है ये प्रसिद्ध था रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा स्थान जो प्रसिद्ध था ये था नील उत्पादन के लिए। बनारस यानी कि सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए बनारस जो है ये प्रसिद्ध था स्थान। तो आई होप आज की क्लास जो है कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल की क्लास जो फ्रेंड्स है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, उसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे और उसके बाद स्वतंत्रता प्रांतीय राज के बारे में जानेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।